नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र चौरसिया आप लोगों के बीच में पुनः एक नई प्रश्नोत्तरी पूर्वावलोकन की जिसका टॉपिक है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो हमने पहले प्रश्नोत्तरी में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसमें मौलवी करीमुद्दीन जो इतिहास ग्रंथ है तज़किरा शुराई हिंदी उसको बोला था कि इनकी जो गारसत अतासी का है उसका अनुवाद है वो पुनीत राय में दिया हुआ है अनुवाद। वहीं एक साक्ष्य मिलता है, आप लोग देख लीजिएगा उसका क्वेश्चन, लेकिन वो सही है। किस विद्वान ने पर प्रश्न है, आज देखते हैं किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा ने। आज काल को वीर गाथा काल के नाम से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो इसकी जो व्याख्या देख रहे हैं हम, हिंदी साहित्य के विभिन्न हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल को भिन्न भिन्न नाम दिए। डॉक्टर गिरसन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, गणपत चंद्रगुप्त ने सॉरी, ये जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। जो मिश्र बंधु है, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है, प्रारंभिक काल नहीं कहा है। गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1864-65 में, उसमें जो है इन्होंने प्रारंभिक काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें यही देखना है ध्यान, जो मिश्र बंधु हैं ये आदि काल को आरंभिक काल के नाम से पुकारते हैं। जो गणपत चंद्रगुप्त हैं इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। तो इसको हम जो है गलत कार दे रहे हैं, यहाँ पे जो है आरंभिक काल होगा, आरंभिक काल होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आदि काल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी कौन सा युग्म अशुद्ध है, गलत है। बीज वपन काल, मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत युग, राहुल साकृत्यायन, संधि एवं चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल कहा है। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। द राइट ऑप्शन ए जो है अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु हैं, राहुल साकृत्यायन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो ऑप्शन इसका सी होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं जो आदिकाल को वीरकाल कहें। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया। हिंदी को प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा, वही क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के आदिकाल के सिद्ध सामंत युग का नाम किसके इनके द्वारा दिया गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्लसार, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत युग जो है राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। राइट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग, वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, राहुल सांकृत्यायन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राहुल सांकृत्यायन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। आदिकाल को सिद्ध सामंत वही राहुल सांकृत्यायन ने कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम से अभिहित किया है। तो इस राइट ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी भागीरथी मिश्र।
इसमें आदिकाल को बीज वपन काल, द राइट ऑप्शन सी होगा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। शुक्ल ने वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल के नाम से अभिहित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल के संग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डी जो है राम कुमार वर्मा ने। तो राइट ऑप्शन सी होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल का वीरगाथा काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल या हाँ, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो वासुदेव सरल अग्रवाल इसने कोई नाम नहीं दिया है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो आपको बताना आदिकाल का नाम नहीं है। वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, गद्य काल। तो गद्य काल जो है आधुनिक काल को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राइट ऑप्शन इसका बी है, यही नहीं होगा। वीरगाथा काल शुक्ल, चारण काल ग्रियर्सन, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल की प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल जो है डॉक्टर गियर्सन, मिश्रबंध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रारंभिक काल जो है आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने दिया है, जो कि आदिकाल को हमने पढ़ा है कि आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया, चूंकि मिश्रबंध तथा डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है और विकल्प में केवल मिश्रबंध ही, अतः प्रश्न का उत्तर सही है। तो जो है दोनों के यहाँ पे मान रहे हैं आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्रबंध और गणपत चंद्र दोनों मानते हैं। तो किताबों में आप देखिएगा तो मिश्रबंध जो है वो मिश्रबंध जो है आरंभिक काल कहते हैं, गणपत चंद्र को प्रारंभिक काल कहते हैं। तो जो आयोग माना है आप लोग वही मानिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार मतलब दो सूची है, एक इतिहासकार है, एक उसका नामकरण है। तो किसने किसको क्या नाम दिया इसका मिलान करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूची एक में, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्रबंध। इधर प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल के नाम से ही अभिहित किया, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। तो इसका आंसर जो है 17 का डी होगा। इसका सही मिलान 17 का डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गद्य नामक खंडों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल और साल। राइट ऑप्शन सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार व्यक्त किया है, यानी गद्य का आविर्भाव यानी संवत 1900 से 1925। दूसरा है गद्य आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन यानी प्रथम उत्थान 1925 से 1950। गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975। गद्य साहित्य की वर्तमान गति यानी तृतीय उत्थान 1975। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक गद्य साहित्य की प्रवर्तन का परंपरा का समय पूछ लेगा, गद्य साहित्य का प्रसार का समय पूछ लेगा, गद्य साहित्य की वर्तमान गति का समय पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृतिक पाली।
बौद्ध की जो है पाली है, राइट ऑप्शन डी है। प्राकृतिक जैनियों की है। तो प्राकृतिक भाषा के विविध रूप हैं, उसमें पाल प्राकृतिक का संबंध है बौद्ध धर्म ग्रंथों से है, और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाल भाषा पहुंची, और जहाँ जैन धर्म के साथ अर्धमागधी यानी प्राकृतिक भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ, और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृतिक का प्रधान रूप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना बताना आपको। कुमार रासो, ढोला मारूरा दुहा, भारतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसका राइट द आंसर है भारतेश्वर बाहुबली रास। यह जो है शालिभद्र सूर की रचना है 1184 ईस्वी में। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है, 9वीं शताब्दी में है। ढोला मारूरा दुहा जो है इनकी रचना है, दिमाग में नहीं आ रहा है, भी बताते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार की है। ढोला मारूरा दुहा जो है कवि कल्लोल की है। रुको देखते हैं, इसका विकल्प देख ले रहे हैं। ढोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल की है, सॉरी सही है। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरसकृत भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है, जिसे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया, क्योंकि रास काव्य की सभी प्रवृत्तियों के बीज इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के व ऐतिहासिक विकास की त्रुटियों से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। कुमार रासों के 43 छंद प्राप्त होते हैं। जो दलपत विजय की रचना है कुमार रासो, उसमें 43 छंद प्राप्त होते हैं। इस काव्य में कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्तर पर दलपत विजय शब्द देकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपत विजय ही कुमार रासो का कवि था। ढोला मारूरा दुहा के कवि जो हैं कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा के रूप में सुना गाया जाता था। तो ढोला मारूरा दुहा की रचना कवि कल्लोल हैं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमनाथ रास, बसंत विलास। राइट ऑप्शन ए भारतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जय मयंक जस चंद्रिका, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउर बेल, ढोला मारूरा दुहा। राइट ऑप्शन डी ढोला मारूरा दुहा है। जय मैम जस चंद्रिका की लेखक जो हैं भट्ट केदार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के दामोदर हैं। राउल बेल राउल बेल के जो हैं रोड़ा हैं। ढोला मारू दुहा के कवि कल्लोल हैं। तो यह 11वीं शताब्दी में प्रचलित लोक भाषा काव्य है। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुहा घड़ा पुराणा अछई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित लोक भाषा काव्य को 17वीं शताब्दी के कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शालिभद्र सूर की रचना का नाम बताना है। नेमनाथ रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगढ़, जय मैंग जस चंद्रिका। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर होगा भारतेश्वर बाहुबली रास शालभद्र सूर की रचना है। राइट ऑप्शन बी। शालभद्र सूर की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इन ग्रंथों को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालभद्र सूर ने की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालभद्र सूर, आशव, नरपतनाल, दलपत विजय। तो इसके पंच पांडव चरित रास के रचयिता जो हैं शालभद्र सूर हैं। नरपतनाल विशल देव रासो, आशव जो हैं आशव की रचना वो है दलपत विजय, कुमार रासो, आशव को चंदन बाला रास है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूर नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोट के कवि हैं।
भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है जिसमें रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आशक चंदनबाला रास है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजल ने, सरहपा ने। तो द राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, पतंजल। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजल ने किया है। तो व्याख्या देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजल ने किया है, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। आवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से, परनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण प्रकृति से, परनिष्ठित प्रकृति से। तो इसका ऑप्शन ए है ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी यानी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्दहमाण अब्दुल रहमान यानी संदेश राशक, दामोदर पंडित, उक्त व्यक्त प्रकरण, ज्योतिषर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, कीर्तलता विद्यापति की रचना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिशा, शिखा, शिक्षा, शिखा। तो द राइट ऑप्शन सी, शिखा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहापाद, विद्यापति। इसका आंसर है सी, सरहपा, राहुल सकृत्यान, 769 ईस्वी। इसका सर्वमान्य मत है। व्याख्या देखते हैं। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल सकृत्यान ने 7वीं शताब्दी ईस्वी को सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपा, सरोज, व्रज, पद्य तथा पद्मभद्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की ब्रजयान और शाहजहां के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल साकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने साल भद्रसूर को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज और भोज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार साल भद्रसूर हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सालभद्र सूर्य को माना है। सिद्धों का प्रथम कवि है ऑप्शन ए सरहपा, बी कड़हपा, सी गुडरीपा, सी शेरपा। राइट ऑप्शन ए सरहपा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी पंडित राहुल सांकृत्यायन। द राइट ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? वही क्वेश्चन सरहपाद को माना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? वही क्वेश्चन है सरहपा को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सर्वमान्य मत है सरहपा ही है। रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। अगले चलते हैं। शंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसका आंसर है ए, राम कुमार वर्मा ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? मुंज और भोज को माना। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहजहां के प्रवर्तक वही हैं। शाहजहां के प्रवर्तक हैं ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी सब्रपा, ऑप्शन सी लुईपा, ऑप्शन डी कड़हपा। तो शाहजहां के प्रवर्तक सरहपा हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ऑप्शन ए पुरानी हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृताभास अपभ्रंश, ऑप्शन सी साहित्यिक अपभ्रंश, ऑप्शन डी परनिष्ठित अपभ्रंश। तो द राइट ऑप्शन है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास अपभ्रंश कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं इसका व्याख्या। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है
इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य के किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु राहुल सकृत्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो पुरानी हिंदी का नामकरण जो है राइट ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। अगले क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं इसका हम। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का कवि स्वीकार किया है? ऑप्शन ए शराहपाद, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी राजा मुंज, ऑप्शन डी पुष्पदंत। इज द राइट ऑप्शन राजा मुंज को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालभद्रसूर को, शंभू को। तो शंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। शंभू को शंभुदेव यानी 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। शंभु देवकृत पाउमचरु 5 कांड और 83 संधियों यानी सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया, अतः शंभु को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? वही क्वेश्चन रिपीटेड है, शंभु। अगले क्वेश्चन की तरफ। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र और दत्त। ये पता नहीं है, दत्त लिखा गया है, तो इसका आंसर जो है शंभू है। हिंदी के प्रथम महाकवि शंभू हैं। अब सॉरी, हिंदी के प्रथम महाकवि जो है चंद्रबरदाई हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन गलत पढ़ दिए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि पूछा है तो शंभू हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शंभू की कृत का नाम है पद्म पुराण, महापुराण, पाहुड़ दोहा, पाउमचरु। द राइट ऑप्शन डी पाउमचरु। महापुराण पुष्पदंत, पाहुड़ दोहा रामसुन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायुमचरु किसकी रचना है? तो वही क्वेश्चन है, शंभू की रचना है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हुई? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा, पायुमचरित। पायुमचरी में यह राम कथा से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पायुमचर्यु, इसका देख लेते हैं व्याख्या जो है। पायुमचर्यु शंभू के चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। शंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, वह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई। तो इसकी व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? ऑप्शन ए भविष्यत कहा, ऑप्शन बी योगसार, ऑप्शन
डी परमात्मा प्रकाश, ऑप्शन डी पाहुड़ दोहा। तो इसका ऑप्शन है ए भविष्यत कहा। भविष्यत कहा के लेखक धनपाल हैं, योगसार जोइंद हैं, पाहुड़ दोहा राम सिंह हैं, परमात्मा प्रकाश के भी लेखक जोइंद हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसका। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए हैं जिनमें कथानक या तो काल्पनिक होता है अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता है। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? शालभद्र सूर्य को, पुष्पदंत को, कनकामर को, धनपाल को। तो अपभ्रंश का भवभूत जो है इसका आंसर बी होगा, पुष्पदंत को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन ए महापुराण, ऑप्शन बी जय कुमार चरित्र, ऑप्शन तीन जसहर चरित्र, ऑप्शन डी पाउम चरित्र। इसका आंसर जो है डी हो, डी पाउमचरी जो है स्वयंभू की रचना है। व्याख्या देखते हैं। पाउमचरी पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। इसकी दो अन्य रचनाएं ऋठमेढ़ चरी और स्वयंभू छंद हैं। पुष्पदंत की तीन रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जय कुमार चरु और जसहर चरु। कौन सी रचना शंभू की नहीं है? तो ऑप्शन पायुमचर्यु शंभू की है, ऋठमेढ़चर्यु, शंभू छंद, महापुराण। तो इसका आंसर जो है डी होगा, महापुराण या पुष्पदंत की रचना है, और सभी रचनाएं जो है शंभू की हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। तो प्रिय मित्रों, हमने उम्मीद है कि आप लोग अपना आकलन बहुत अच्छे से किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके आगे मिलते हैं। जय हिंद।